नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक खास विषय को लेकर। ये दो तरह के विषय हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है जब भी आप किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, तो एक सवाल बहुत उठता है कि मांगलिक या नॉन मांगलिक एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा मैरिज रिलेटेड इशू में देखा जाता है कि एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? वजह क्या है इसकी? ज्योतिष इस संबंध में क्या कहता है? और आखिर क्यों ये नियम बनाया गया कि एक मांगलिक व्यक्ति एक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता? कुछ उपायों के द्वारा जो है इसका निराकरण भी बताया जाता है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक जो है वो शादी किन स्थितियों में कर सकते हैं, उसके लिए क्या पूजा पाठ का उपक्रम है, सारी चीज़ें। लेकिन हम अगर बेसिक पॉइंट पर आएँ कि आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसके आधारित होकर आप बिना कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए आप मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले हम ये बात शुरुआत करते हैं कि मांगलिक कोई भी व्यक्ति होता है मंगल से। मार्स, मंगल ग्रह, बहुत तीव्र और तेज के कारक मंगल जिसका स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्ति या तो नौसेना में होते हैं, बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, या फिर बड़े सर्जन डॉक्टर होते हैं। जहाँ रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति में ज़्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं मंगल का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। इसमें कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे। अब इसका मैरिज पे क्या इफेक्ट? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर यह है कि इसका मैरिज पर क्या इफेक्ट। देखिए, मंगल बॉडी में कारक होते हैं ब्लड के। जैसे हर ग्रह, हमारी बॉडी जो है उसके हर ग्रह कहीं ना कहीं एक एलिमेंट का कारक है। सभी 9 ग्रह, राहु केतु को अगर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो 7 ग्रह जो हैं वो 7 एलिमेंट हैं, 7 तत्व हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है, जिससे हमारा शरीर बना है, जिसके एक एक अवयव बना है। तो एक एक ग्रह का एक एक एलिमेंट के ऊपर एक खास तरह का प्रभाव होता है। तो अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल का प्रभाव होता है ब्लड पे। ब्लड में किस चीज़ पर? हीमोग्लोबिन। बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ब्लड, पूरी तरीके से ब्लड के कारक जो हैं मंगल ही हैं। तो हमारी शरीर में जितना भी ब्लड है उसके कारक मंगल ही हैं। अब मांगलिक और नॉन मांगलिक से क्या फर्क पड़ता है? जन्म पत्रिका का जो निर्माण होता है, देखिए मैंने पहले भी कहा मेरे पास वो सुविधा अवेलेबल नहीं, वरना मैं आपको उसका डायग्राम बना के बताता। जन्म पत्रिका अगर आपने देखी होगी, 4 कोने होते हैं, देन उसके बाद में अलग अलग घर होते हैं। टोटल 12 घर होते हैं एक जन्म पत्रिका में, 12 राशियों के 12 घर। अब इन 12 घरों में से कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे अगर जन्म समय पे मंगल मौजूद है तो कुंडली मांगलिक है। ये एक अलग विषय है कि वो अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, ये एक अलग पैटर्न है। लेकिन और वो घर कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट लग्न स्थान, दूसरा फोर्थ, चौथा भाव, तीसरा 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये 5 घर जो हैं किसी लग्न कुंडली को मांगलिक बना सकते हैं। चंद्रमा से भी अगर डिस्टेंस इतना है तब भी कुंडली मांगलिक की स्थिति में मानी जा सकती है, पर वो पूर्ण मांगलिक नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो 5 घर बताए गए हैं कुंडली के अंदर, जहां अगर मंगल मौजूद है तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। ये 5 घर कौन कौन से हैं? तो एक तो सबसे पहला लग्न स्थान। लग्न मतलब पहला स्थान कुंडली का। अब लग्न से क्या डिसाइड होता है? आपकी बॉडी, आपके सोचने का तरीका, आपका लुक, मतलब पब्लिक अपीयरेंस, जो लोग आपको महसूस करेंगे सामने खड़े होने पर, वो लग्न का प्रभाव होता है। तो वहाँ पे मंगल का होना आप में एक अलग तरह का ऑरा क्रिएट करता है। 4th हाउस में मंगल है तो वो क्या है? सुख भाव है, घर गृहस्थी का भाव है, घर का भाव है, माता का भाव है। अब ऐसी जगह पर एग्रेसिव मंगल अगर मौजूद हैं तो व्यक्ति का स्वभाव अलग तरह का होता है।
वो किसी के भी साथ में जिससे डील करेगा या जिसके साथ में रहेगा वो एक विशेष परिस्थिति में विशेष सोच वाले लोगों के साथ ही सुखी रह सकता है। सातवां भाव, अब सातवां भाव तो होता ही मैरिज हाउस है। सातवें भाव में अगर मंगल मौजूद है तो भी ये कुंडली मांगलिक है, और ऐसे में अगर इस व्यक्ति की शादी किसी नॉन मांगलिक से हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगी वो स्वास्थ्य संबंधित होगी, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं बॉडी स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा। फिर है आठवां भाव। आठवें भाव में अगर मंगल है तो ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म का कोई योग है इस व्यक्ति के साथ में जिसकी वजह से ये मांगलिक हुआ है, तो इसके लिए इसके कैटेगरी की ही लड़का या लड़की चाहिए शादी करने के लिए। और अंतिम पांचवा घर, 12वां घर। 12वां घर मृत्यु का, व्यय का। ऐसे व्यक्ति का लाइफ स्टाइल अलग होगा। अब इन 5 घर में से कहीं भी एक जगह अगर मंगल मौजूद है तो ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि इस व्यक्ति की बॉडी के ब्लड का रोटेशन जो है इसकी बॉडी के अंदर मेडिकली, मुझे अभी पता नहीं उसकी स्पीड क्या रहती है या क्या उसकी थिकनेस रहती है, लेकिन वो नॉन मांगलिक से अलग है। एक डिफरेंस है। वो चाहे उसकी चाल में आपको दिखाई दे सकता है, उसके चेहरे में दिखाई दे सकता है, उसके व्यवहार में दिखाई दे सकता है, लेकिन वो नॉन मांगलिक से कहीं ना कहीं डिफरेंट है। अब नॉन मांगलिक से डिफरेंट है, यहाँ मैं सही गलत की कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ कि मांगलिक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या नॉन मांगलिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तरीकों में अंतर है। अब ऐसे दो, जैसा कि साइंस भी मानता है कि ब्लड का रोटेशन जितना हमारे ब्रेन तक होता है, हार्ट जितना पंप करता है, उसके हिसाब से हमारे थॉट, हमारी सोच आगे की तरफ बढ़ती है या जैसा भी है। अब दो लोग अगर बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं तो दोनों साथ में कैसे रहेंगे? दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, मैरिज का एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है फिजिकल। दोनों लोगों का फिजिकल अपीयरेंस भी होता है साथ में। अब एक का फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दूसरे से मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है किसी भी लेवल पे, ना सोच के स्तर पे, ना फिजिकल लेवल पे, ना अन्य किसी चीज़ में। तो ये लोग पूरी ज़िंदगी साथ कैसे रहेंगे? इस वजह से मांगलिक को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि मांगलिक लड़का या लड़की की शादी नॉन मांगलिक के साथ में नहीं करनी चाहिए, वहाँ कुछ दिक्कतें खड़ी होती है। मेरा कहना यह है कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉन मांगलिक से मांगलिक की शादी नहीं हो। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसके लिए उपाय उपलब्ध हैं, पर उपाय भी अंतिम परिणति नहीं है। वो उसके प्रभाव को कम ज़रूर कर देते हैं 70-80% तक, लेकिन 100% क्लियरिटी इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए, और कुछ लोगों ने अभी जो एक बात तो बड़ी चर्चा में आई थी कि 28 साल के हो गए तो मांगलिक का प्रभाव खत्म हो गया, 32 साल के हो गए तो मांगलिक का प्रभाव खत्म हो गया। यार क्या कैसी बात करते हैं ये? 28 साल के हो गए तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव से बी पॉजिटिव हो गया क्या? या 32 साल के 35 साल के हो गए तो ब्लड ग्रुप चेंज हो गया क्या आपका? नहीं। ब्लड ग्रुप, डीएनए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा वही रहेंगी जो जन्म समय से आपके साथ में है। इसको सिर्फ इस दृष्टिकोण से माना गया है कि एक एज होने के बाद में व्यक्ति में एक मैच्योरिटी आ जाती है तो वो हैंडल कर लेता है चीज़ों को, मांगलिक या नॉन मांगलिक की भी शादी हो जाए तो। वो तो एक लॉजिकल लेवल पर वो बात ठीक है, बट ये कहना कि अगर कोई 30 साल का हो गया है तो उस पर मांगलिक का प्रभाव खत्म हो गया, ये कौन सी बात हुई? ये तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे हो सकता है ऐसा? जब मैं आपसे यहाँ ये कह रहा हूँ कि मंगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्लड के आपके, तो क्या आप 30 साल के हो गए तो ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है क्या आपका? क्या 35 साल के, 50 के, 80 के हो गए कभी ब्लड ग्रुप चेंज होगा आपका? सिर्फ इतना फ़र्क होता है, अगर मेडिकली भी देखा जाए तो मांगलिक के ब्लड का रोटेशन थोड़ा सा फास्ट बताया गया है नॉन मांगलिक से। एज बढ़ने के साथ में ब्लड की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं मैच कर जाता है नॉन मांगलिक के साथ भी। लेकिन मैं अंत में ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि प्रायोरिटी इस बात को दी जाए कि मांगलिक व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक से नहीं हो। लेकिन मांगलिक कितना % है, क्या स्थिति है, वो तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही देखा जा सकता है।
अब दूसरे विषय पर बात करते हैं, जो कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कुंडली में एक शब्द, जब भी आप कुंडली दिखाते हैं तो एक बात बड़ी सुनी होगी आपने, लग्न। लग्न कुंडली एक होती है चंद्र कुंडली, एक होती है लग्न कुंडली। कुंडलियाँ तो वैसे 12 प्रकार की होती हैं, इससे भी ज़्यादा होती हैं। बेसिकली जो चर्चा का विषय होता है कभी तो वो होता है लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। लग्न का अर्थ होता है व्यक्ति का फेस कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी आँखों का कलर क्या होगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, उसके बाल कर्ली होंगे नॉर्मल होंगे, उसकी भौहें कैसी होगी, उसके चेहरे का शेप कैसा होगा। यह सब कुछ लग्न पे आधारित है। जब वो व्यक्ति लोगों के सामने खड़ा होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, उसमें वाणी इंक्लूडेड नहीं है। जो आप बोलते हैं, कभी कभी होता है ना ऐसा कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत डल होती है लेकिन वो बोलता बहुत अच्छा है, तो यहाँ लग्न में आपकी वॉइस इंक्लूड नहीं है। यहाँ सिर्फ जो आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके बाल, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके होठ, नाक, जो भी कह लें आप। किस व्यक्ति की आंखें भूरी होगी, किसकी काली होंगी, किसकी छोटी होंगी, किसकी बड़ी होंगी, ये सब कुछ लग्न से डिसाइड होता है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति सोचता कैसे होगा, उसका सोचने का तरीका क्या होगा, क्या वो ज़्यादा सेल्फिश होगा, क्या वो ज़्यादा बिंदास होगा, क्या प्रभाव होगा, ये लग्न से तय होता है। और लग्न सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो भीड़ में अलग दिखाई देता है, अलग से स्मार्टनेस उसमें दिखाई देती है, मतलब निश्चित तौर पर उसके लग्न से किसी खास ग्रह का संबंध जुड़ा हुआ है। अब लग्न में कौन सी राशि की इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर किस ग्रह का प्रभाव क्या है, ये मैं आगे इसकी पूरी एक सीरीज आज से शुरू कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बताऊँगा। तो आज जो है पहला लग्न जो है उससे शुरुआत करते हैं। पहला लग्न और उसके अंदर 7 ग्रह में से कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दृढ़ निश्चयी मेष लग्न वालों से। मेष लग्न, आमतौर पर हम मानते हैं कि भेड़, मेष का जो सिंबल है वो भेड़ है। भेड़ को मूर्खता का प्रतीक माना जाता है सामाजिक जीवन में, कि भेड़ चाले यार, मतलब जिधर रास्ता दिखा दो उधर चल देते हैं। लेकिन भेड़ की एक बड़ी खासियत है, भेड़ लक्ष्य निर्धारण करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे एक बार लक्ष्य मिल जाए, उसके बाद रास्ते में आने वाली समस्याओं की वो परवाह नहीं करती, बस एक रास्ता तय कर लेती है, चले जाती है आगे। अब मेष लग्न वाले दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं कि जो भी टारगेट फिक्स कर लेंगे उसकी तरफ जाएंगे जरूर। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस मेष लग्न में किस ग्रह का क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चंद्रमा मौजूद है, मान लीजिए मेष लग्न है और उसमें अगर चंद्रमा मौजूद है तो फिर यहाँ दृढ़ निश्चयता में फ़र्क आ जाएगा। मेष लग्न वाले वैसे तो दृढ़ निश्चयी होते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे मौजूद हैं तो आदमी मन का कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि के अंदर चंद्रमा दृढ़ निश्चयी तो बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा भावुक भी बना देते हैं। तो लग्न मेष लग्न है और लग्न में ही चंद्रमा मौजूद है, तो ऐसे आदमी को लक्ष्य निर्धारण करेगा लेकिन उसको समय ज़्यादा लगेगा। वो 18-20 की एज में लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाएगा कि उसको लाइफ में क्या करना है। वो ये तय कर पाएगा कम से कम 25 या 26 की आयु में पहुंच के। राशि मेष हो जाएगी, राशि भी मेष हो जाएगी लग्न में चंद्रमा है तो, लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चयता में थोड़ा सा फर्क होगा। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा, माँ के कहे को टालेगा नहीं, और कई बार माँ के गलत डिसीजन का भी शिकार हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मेष लग्न में अगर चंद्रमा मौजूद है तो व्यक्ति को अपने माता के या पत्नी के या किसी न किसी स्त्री के सहयोग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है लक्ष्य निर्धारण में। वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अगर मेष लग्न में की कुंडली में अगर सूर्य लग्न में मौजूद हैं तो ये जस्ट उल्टा है। मैंने पहले कहा कि मेष में चंद्रमा अगर है तो ऐसा व्यक्ति आधारित हो जाता है कई बार निर्णय लेने के। मेष लग्न में सूर्य अगर मौजूद है तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि ऐसा आदमी प्रबल अहंकारी होगा। उसे ऐसा लगेगा कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता, सारे मूर्ख हैं, अगर किसी के पास में अक्ल है तो वो मेरे पास में है। वो किसी के बाप की सुनने को तैयार नहीं होता।
वो कहता है इस बात को स्वाभिमान है, पर बेसिकली ये उसका अहंकार होता है, उसका घमंड होता है। उसको अगर किसी चीज़ का दुख भी होगा, उसका निर्णय भी गलत हो जाएगा, तो वो पब्लिक में कभी भी इस बात का अफसोस जाहिर नहीं करेगा, वो अकेले में जाके रोएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने आप को कमज़ोर दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्वाभिमानी कहें, स्वाभिमानी तो ठीक है, लेकिन ऐसे आदमी के लिए स्वाभिमान और अभिमान की लकीर बहुत बारीक होती है। उसको खुद को ही नहीं पता चलता कि वो स्वाभिमान से कब अहंकार की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट है, सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। किस्मत कभी कभी अप डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसा आदमी बुद्धिमान होता है, दिमाग का तेज होता है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। सरकारी अधिकारियों में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके मेष लग्न है और सूर्य लग्न में बैठे हैं, तो उच्च पद प्राप्ति के योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं। इसीलिए आपको कई बार अधिकारी एरोगेंस मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। अब बात करते हैं इससे आगे मंगल की। मंगल इसी राशि में बैठ जाए तो जैसे मैंने मांगलिक योग बताया, तो अब मंगल भी यहाँ बैठे हैं तो कुंडली मांगलिक ही है, लग्न में मंगल बैठे हैं। यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। धन की लालसा उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से भरी हुई होती है। वो ये इनके इन प्रकरण किसी भी तरीके से धन प्राप्त करना चाहता और करता भी है। ऐसे लोगों के लिए धन कमाने के जो रास्ते होते हैं वो जायज़ या नाजायज़ नहीं होते, जहाँ से आ रहा है आ जाए। पुलिस अधिकारी कई बार इसमें होते हैं, और पुलिस अधिकारियों के बारे में जो बात कही जाती है कि यार उनको सब चल जाता है, वही बात होती है यहाँ पर। बड़े ठेकेदार होते हैं, मजदूरों का शोषण करने वाले भी होते हैं, ये मंगल प्रभावित लोग हैं। डॉक्टर्स भी होते हैं, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, लेकिन धन के गुलाम होते हैं कि धन मिल रहा है तो इट्स ओके, कुछ भी कर लेंगे। धन नहीं मिल रहा है तो कोई मरता है तो मर जाए। थोड़े एग्रेसिव होते हैं। इनकी मैरिड लाइफ आमतौर पर थोड़ी सी डिस्टर्ब देखी गई है, क्योंकि मांगलिक होते हैं ना, तो मंगल का ये प्रभाव यहाँ पर मिलता है। अब मंगल के बाद बात करें बुध की। बुध अगर यहाँ पर बैठ जाएं, देखिए मेष राशि में बुध कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि उनके प्रबल शत्रु की राशि है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति का लुक बहुत अच्छा नहीं होगा, उसकी हाइट भी कोई ख़ास नहीं होगी, शायद उसका लुक भी बहुत डल सा होगा, आंखें छोटी होगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक नहीं होगा। लेकिन अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि वो सोचता अच्छे ढंग से है। व्यापारी हो सकता है, हिम्मती हो सकता है, लेकिन कैसी हिम्मत? लड़ाई झगड़े वाली हिम्मत नहीं, बिजनेस की हिम्मत, पैसा इन्वेस्ट करना, निकालना, इन चीज़ों में उसका दिमाग बहुत चलेगा और इस मामले में वो बहादुर होगा। आगे बात करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र अकेले बैठ गए यहाँ पर, तब देखिए मंगल क्या है? अंगार। शुक्र क्या है? अगर बहुत शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो शुक्र किसी तरह घी है, मक्खन है। शुक्र पौरुष के कारक है। शुक्र अब यहाँ अगर मेष राशि के बारे में बैठ जाए लग्न के अंदर ही, तो एक बात यहाँ से तय हो जाती है कि ऐसा आदमी कैरेक्टर का लूज होगा, उसका चरित्र बहुत कमज़ोर होगा। वो अपनी लाइफ में तरक्की तो करेगा, लग्जरीज चीज़ों को भी पाएगा, लेकिन उसके बहुत सारे संबंध होंगे। अगर पुरुष है तो स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहेगा, अगर स्त्री है तो पुरुषों की तरफ आकर्षित रहेगी, व्याभिचारी होगा कुल मिला के। लेकिन राजनीतिज्ञ होगा, दिमाग से तेज होगा, उल्टे सीधे काम करेगा लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाएगा, बिना वजह की दबंगई बहादुरी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर एक बात होती है, क्योंकि शुक्र यहाँ अगर बैठ जाते हैं तो वो सेकंड हाउस के ऑनर होकर लग्न में बैठते हैं, तो ऐसा आदमी बोलता बहुत अच्छा होगा, दिखने में भी आकर्षक होगा। देखिए आकर्षण के भी दो तरीके हैं। एक आकर्षण होता है जो सूर्य पैदा करते हैं, मंगल पैदा करते हैं, जहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है व्यक्ति को। लेकिन यहीं पे अगर शुक्र आकर बैठ जाएं तो वो विपरीत लिंगियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है व्यक्ति, चाहे उसको सम्मान प्राप्त हो नहीं हो, सम्मान चाहे उसको ना मिले, लेकिन अट्रैक्टिव वो मालूम पड़ेगा और वो आकर्षित करने में माहिर होगा लोगों को। यहाँ पर वो बात अलग हो जाती है कि जैसे सूर्य में भी आकर्षित करता है व्यक्ति, लेकिन वो सम्मान और अभिमान में खोया रहता है, मंगल वाला धन में खोया रहता है, शुक्र वाला सिर्फ अपना प्रभाव छोड़ने में खोया रहता है, अपनी तरफ आकर्षित करने में खोया रहता है। तो मेष राशि
लग्न में अगर मेष राशि और उसमें शुक्र बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति सक्सेस तो होगा अपनी लाइफ में, अपनी वाणी से, अपनी बोली से, लेकिन उसका बहुत सारा समय और धन जो है वो विपरीत को आकर्षित करने में और अय्याशी में बीत जाएगा। बात करते हैं अब अगले ग्रह शनिदेव की। ये खतरनाक स्थिति है। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं। मेष में शनि नीच के होते हैं। अब सोचिए, शनिदेव जैसा ग्रह लग्न में बैठा हो और मेष राशि में बैठा हो, शश महापुरुष योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। लेकिन सबसे पहली बात, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी आकर्षक मालूम नहीं पड़ेगा। उसका रंग बहुत डार्क होगा। हाँ, आंखें ज़रूर उसकी थोड़ी गहरी होंगी, लेकिन उसका कलर डार्क होगा। खूबसूरती के किसी भी पैमाने पे, जो आज की डेट में पैमाने हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वरना एक समय पे तो श्री कृष्ण भी सबसे खूबसूरत माने जाते थे, जबकि कलर उनका बहुत डार्क था, काले थे। आज के जो पैमाने हैं उसमें वो कहीं भी फिट नहीं बैठता। उसके जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा, बहुत तकलीफ़ें रहेगी, बहुत मेहनत के बाद वो सफलता प्राप्त कर पाएगा। और हमेशा उसके साथ ऐसा होगा कि सक्सेस मिली लेकिन नाम नहीं मिला। काम तो पूरी मेहनत से किया लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। मतलब ऐसे व्यक्ति की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी संघर्ष में ही निकल जाती है। उसको सफलता का स्वाद कभी कभार मिलता भी है। और ऐसा व्यक्ति अगर गलती से किसी नशे के चक्कर में पड़ जाए, जैसे शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, या कोई भी ऐसा नशा करने लगे, तो वो जीवन भर उसको छोड़ नहीं पाता। फिर इसमें जेल यात्रा के योग भी बन जाते हैं। शनि का मेष लग्न के अंदर शनि का लग्न में बैठना सिर्फ एक ही फायदा देता है कि ऐसे व्यक्ति को पत्नी अच्छी मिलती है, पत्नी मेहनती मिलती है। और कई बार हमने देखा है पत्नी के भरोसे ही या तो पत्नी अच्छी मिलेगी, या लड़की है तो उसको हस्बैंड अच्छा मिल जाएगा, मतलब कम से कम उसके मुकाबले बहुत बेहतर मिल जाएगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है, वरना संघर्ष तो बहुत रहता है। अब बात करते हैं छाया ग्रह राहु की। मेष लग्न में राहु लग्न में बैठ गए। ऐसा आदमी बहुत चालाक होता है, चालाकी करता है। वो हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। उसको बहुत जल्दी रहती है, हर चीज़ की जल्दी रहती है। उसके अंदर धैर्य की बहुत कमी क्या होता ही नहीं है धैर्य। उसको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ आज ही कर लूँ, इसलिए वो निर्णय गलत लेता है। कभी बुद्धि उसके पास होती है, बुद्धि की कमी नहीं है, सोचता सही है, पर ऐसा आदमी गणित ज्ञान ज़्यादा लगाता है। मतलब सीधे रास्ते से अगर कोई चीज़ प्राप्त हो रही हो तो वहाँ नहीं जाएगा, वो कुछ और रास्ता ढूंढेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट से चला जाऊँ। ऐसे लोग कई बार गैर कानूनी कामों में भी लग जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दोहरा प्रभाव है। एक मेष लग्न का प्रभाव कि आदमी लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। राहु जो है वो दुस्साहस दे देता है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा नेगेटिव हो गया कि लक्ष्य निर्धारण ठीक है कि आपने ये लक्ष्य बनाया, मुझे ये काम करना है, लेकिन राहु ये बुद्धि देता है कि यार दूसरे 10 साल में कर रहे हैं, मैं 2 साल में ही कर लेता हूँ। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी वो धोखा खा जाता है। अंतिम ग्रह की बात करते हैं, केतु की। केतु के पास में, जैसा कि सर्वविदित है, राहु केतु जो है एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। केतु के पास दृष्टि नहीं है, तो ऐसा आदमी बलशाली, शरीर से ताकतवर, मेहनती, पर दिशाहीन। उसको पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है, और ज़्यादातर मस्त मौला मालूम पड़ता है। देखिए, राहु केतु का प्रभाव अलग है। राहु वाला चालाक होता है, लेकिन केतु वाला मस्त मौला होता है। उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी में क्या हो रहा है। उसका एक निश्चित सोचने का तरीका होता है। मतलब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो रेसलर जो होते हैं, पहलवान लोग, बाउंसर वगैरह, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लग्न में केतु बैठे हैं। उन्होंने शरीर बना लिया, बॉडी बना ली, लेकिन उनको एक छड़ी वाला चाहिए जो उनको बता सके कि क्या ये वो सर्कस के शेर होते हैं असल में। इनको वो हंटर दिखाने वाला चाहिए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ताकतवर बहुत होते हैं शरीर से, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही वृहद स्तर पर लग्न की एक चर्चा मैंने शुरू की है। अगर इस संबंध में आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने शुरुआत की है मेष लग्न से, उसके बाद मैं बात करूंगा वृषभ लग्न की। ऐसे करके 12 लग्नों की पहले हम चर्चा करेंगे, फिर 12 राशियों की, क्योंकि लग्न के साथ में चंद्रमा जिस राशि में है वो भी एक लग्न ही माना जाता है, कुछ इफेक्ट उसका भी आता है।
उन राशियों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अन्य घरों में किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है और किस घर में कौन सी राशि का क्या प्रभाव होता है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। तो आज दो विषयों पर बात की, एक तो मांगलिक के और एक लग्न पर। कल किसी और विषय के साथ लग्न के अगले, मतलब इस बार मेष राशि की बात की है, अगली बात जो करेंगे वो वृषभ लग्न वृषभ राशि और उस पर किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय मां शारदा।